गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग 13 मई पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आज हम द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। जब आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स की, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर इसी साल दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपको जो कवर करने होते हैं, यू कैन चूज एनी वन न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू को चूज करे या इंडियन एक्सप्रेस को, तो एनी विच वे यू कैन गो, बट पीआईबी को कवर करना बहुत जरूरी है। दैट इज मैंडेटरी बिकॉज ये गवर्नमेंट सोर्स है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, अगर आप पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड देखेंगे, पीआईबी में से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के वो पीआईबी के थ्रू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप कोई भी चूज करें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैट रियली डजंट मैटर बिकॉज मोर और लेस सेम चीजें ही हर न्यूज़पेपर के अंदर दी होती है। बट पीआईबी जो है इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_Luthra के ऊपर मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के जो 10 टॉपिक्स हमने पीआईबी में से बनाए हैं, द हिंदू में से बनाए, वो देख लेते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में डिस्कशन करेंगे, IREDA के बारे में जानेंगे, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, MSP फॉर MFP स्कीम, ब्लैक फंगस क्या है इसको देखेंगे। देन आपका मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन होने वाला है, वॉयेजर द फर्स्ट, अल अक्सा मोस्क न्यूज में थी, इसके बारे में जानेंगे। देन हम इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, शॉर्टेज इन इकोनॉमी को लेकर, और फिर फाइनली एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो वो आपका देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा मैप रिलेटेड ही होता है। एक अच्छी चीज ये है कि आपका मैप को लेकर भी मैराथन आने वाला है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। यहां पर मॉक टेस्ट के तौर पे इसे आपके सामने लेकर आया जाएगा और आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक के एंड तक ये आपको मिल जाएगा। इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि 100 मैप के जो प्लेसेस थे जो पिछले एक साल में न्यूज में थे और जो इंपॉर्टेंट जगह है, तो इसके अंदर जो करंट अफेयर्स में मैप अपीयर होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट लोकेशन अपीयर होती है, साथ ही साथ जो वैसे अदरवाइज ऑल ओवर द ईयर्स जो है वो न्यूज में रहती हैं और यूपीएससी उनके ऊपर क्वेश्चन बनाता है, वहां के 100 प्लेसेस को यहाँ पे चूज किया गया है और उसके बेसिस पे रिवर्स हो, प्लेसेस हो, बॉर्डर शेयरिंग हो, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन जो है आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे विद इमेजेस जो है आपको सामने आएंगे। 100 क्वेश्चन है, लेट्स सी आप 100 में से कितना, मतलब 200 का टोटल स्कोर हो जाएगा, 100 क्वेश्चन का कितना आप स्कोर कर पाते हैं। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पर जो आपका सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आता है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, आपके पास सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। एंड वन मोर इनिशिएटिव विच वी आर ब्रिंगिंग टू यू, दैट इज द सीरियस एस्पिरेंट या फिर इससे हायर कैटेगरी जो, चाहे वो टॉपर से ऑफिसर कैटेगरी हो, यहाँ पर जो डेली न्यूज आती है आपकी द हिंदू के अंदर, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस वीडियोस जो है, जो आपके 5 मिनट का, 6 मिनट का या फिर उससे कम का आपका वीडियो रहने वाला है, वो यहाँ पर हम पोस्ट करना शुरू करेंगे फॉर द स्पेसिफिक मेंबर्स, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी इस साल के लिए, अगले साल के लिए काफी बेहतर तरीके से हो सके। इवन मेंस के अंदर भी आपको हेल्प मिले, क्योंकि वहां पर ओपिनियन फॉर्मेशन काफी जरूरी होता है, इंटरव्यू के अंदर भी ओपिनियन फॉर्मेशन काफी जरूरी होता है, और ये जो वीडियोस जो है उसी तरीके से एनालिसिस किए जाएंगे ताकि आपका ओपिनियन फॉर्मेशन भी साथ के साथ हो। चलिए, यहाँ पे मॉक टेस्ट आई होप आप कर रहे होंगे। अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि मॉक टेस्ट को इग्नोर कर पाए, तो डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट जरूर करिएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट और डू नॉट एंटिसिपेट कि यूपीएससी जो है, क्योंकि अभी इस तरीके से र्यूमर्स काफी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे कि अभी जो है डेट पोस्टपोन हो जाएगी, एग्जाम नहीं हो पाएगा। देखिए, हो भी सकता है ये चीज हो जाए, लेकिन हम लोगों को यही मान के चलना चाहिए कि 21 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ये अभी जून में नहीं होगा, जुलाई अगस्त में होगा, तो आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। फिर आपको लगेगा पार्किंसन इफेक्ट, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो इस चीज को समझते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो उतने ज्यादा आप एफर्ट्स नहीं करते, आपके एफर्ट्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। सो ये चीज अपने ध्यान में रखें, 27 जून को ही एग्जाम होने वाला है, उसी तरीके से एफर्ट्स करें। अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता भी है, यूपीएससी पोस्टपोन करता भी है, सो टेक दैट एज अ गिफ्ट, वो एक एडिशनल गिफ्ट के तौर पे लीजिएगा और उसको फिर कैपिटलाइज करने की कोशिश करिएगा। अभी सिर्फ यही मानिए कि 27 जून को एग्जाम होना है और फिर उसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट जो है उसकी तैयारी करनी है। चलिए, कट ऑफ जो है यहाँ पर 6 एमसीक्यू 6 मार्क्स की रखी गई है। जल्दी से यहाँ पे अपना टारगेट जो है सेट करें, कितना स्कोर आप यहाँ पे करने वाले हैं। 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4 जितना भी टारगेट करना चाहे कर सकते हैं, कोशिश करिएगा 6 या उससे ज्यादा स्कोर करने की। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एनटी डे के बारे में पूछा गया है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पहली कहती है स्टेटमेंट, ये जो नाम रखा गया है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये जो नाम था दिया था इस दिन को। हो सकता है ये दिन इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पर आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था इस दिन के अंदर, ये सक्सेसफुली किया गया था। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इंडिया ने ऑब्जर्व किया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 11 मई को हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है।
क्योंकि पिछले 1-2 दिन से इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले 1-2 दिन से काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट को तो आप करेक्ट मार्क कर ही सकते हैं कि 11 मई को इसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर पाएंगे। बी सी डी में से भी अभी चॉइस जो है वो आपको करनी है। पीआईबी के अंदर न्यूज दे रखी थी कि इंडिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट कर रहा है, सोचे। चलिए, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ये जो नाम दिया गया हमारे अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके द्वारा दिया गया है, ना कि इंदिरा गांधी के द्वारा। हेंस पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम इसको लेकर आया गया था, इस दिन को लेकर आया गया था मई 11, 1998। क्या खास बात हुई थी इस दिन, याद आ रहा है? यहां पे इट इज नॉट एसोसिएटेड विद आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट, रादर ये किस चीज से एसोसिएट करता है? इस दिन सक्सेसफुली हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट फायर किया था पोखरान के अंदर। इसके ऊपर मूवी भी बनी है पोखरा के नाम से। तो वहां पर ये टेस्ट फायर जो था सक्सेसफुली किया गया था, जिसकी वजह से काफी सारे देश ऐसे जो हैं वो इंडिया के विरोधी हो गए थे। काफी सारे सैंक्शंस जो थे यूएस ने, फ्रांस ने हमारे ऊपर लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। हेंस द आंसर विल बी सी, क्योंकि ओनली थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, पीआईबी से न्यूज बनाई गई है। सबसे पहला ये जो दिन ऑब्जर्व किया गया था मई 11, 1999 को किया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहां पे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर इसे ऑब्जर्व किया गया था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि IREDA इरडा के बारे में है। दिस इज नॉट इरडा वो वाला इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला, ये आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाला इरडा है। 3 स्टेटमेंट इसको लेकर दिए और पूछा बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये एक महारत्न स्टेटस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हो सकता है। अभी इसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो भी दिया गया है, ये भी हो सकता है। इरडा के बारे में एक स्टेटमेंट आपकी और दी है कि इरडा इज ए पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे 1987 में लेकर आई गई थी। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर अभी पीआईबी के अंदर मेंशन किया गया था, इरडा न्यूज में थी क्योंकि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो इरडा को मिला है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है ये महारत्न नहीं है। महारत्न में जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक महारत्न कंपनी है। टर्नओवर के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न में कैटेगराइजेशन किया जाता है। ये जो कंपनी है ये आपकी मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस की कंपनी है। इसी वजह से पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप तीसरी स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि वैसे भी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में पता चल गया था, जिसको कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे लेकर आया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पीआईबी से न्यूज बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें वो कहां पर है, इरडा का जो कॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इससे आगे। चलिए, एक चीज मैं और भी पूछ लेता हूं आपसे, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती होगी ये? सोचिए, कहीं पे भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। हो सकता है यूपीएससी के अंदर ना आए तो पीसीएस के अंदर आ जाए, या फिर आप में से काफी सारे लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी पूछा जा सकता है। और वैसे एक स्टेटमेंट बनके ये यूपीएससी के अंदर भी पूछी जा सकती है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। चलिए, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। सीसीआई को लेकर पूछे हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। यहां पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट दी हैं सीसीआई को लेकर, पूछा बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है जो कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये 2009 में फुली फंक्शनल बनी थी। हो सकता है कमीशन कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इट्स रोल इज टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। तो कोई भी चीज ऐसी जो कि कंपटीशन को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर उसे एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती है, उसको यहां पर उस प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना इसका मेन मकसद है। बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। अगेन, सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पीआईबी के अंदर इसको मेंशन किया गया था। ये जो पर्टिकुलर कमीशन है इसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था और 2009 के अंदर ये फुल्ली फंक्शनल हुई थी। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, क्या कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है? यहां पर बात करी जाए, वैसे करेक्टली कहा जाए तो कमीशन इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी, जो अपना ओपिनियन देता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को, ताकि वेरियस केसेस जो कंपटीशन से रिलेटेड केसेस होते हैं उनके साथ डील किया जा सके, राइट। तो कंपटीशन जो है एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे भी काम करती है, क्योंकि यहां पर ओपिनियंस इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पे आए, क्या रोल इसका, देखिए कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है, इसका रोल यही है
कि किस तरीके से जो कंपटीशन है इसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं उसको या फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जाए। सो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर विल बी बी। बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये जो पूरा किस्सा था ये पीआईबी के अंदर से लिया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 का जो है उसको एनफोर्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009 के अंदर। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं, क्योंकि भारत एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे यहाँ पे नीचे YouTube के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा था कि बताएं कि डिफरेंस क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अंदर। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है किसी स्टैच्यू जो है लॉज के द्वारा बनाई जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो होती है दे कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी इंडिविजुअल या बॉडी होती है जिसके पास आपकी कोर्ट ऑफ लॉ की पावर होती है। तो ये एक काफी क्रूड सा डिफरेंस जो है दोनों के बीच में है, ध्यान रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज दे आर बिल्ड और क्रिएटेड और एस्टैब्लिश अंडर स्टैट्यूज या फिर स्टैट्यूज के अंदर बनाई जाती है, लॉज के द्वारा बनाई जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती है जिनके पास कोर्ट ऑफ लॉ जैसी पावर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन जो है एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम को लेकर है, पूछा है बताएं इस स्कीम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन इसको लेकर आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग फॉर दिस स्कीम। तो ये जो स्कीम है इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रहे हैं, हो सकता है। करंटली जो स्कीम है दैट इज एक्सटेंडेड ओनली टू शेड्यूल्ड एरियाज इन 8 स्टेट्स। 8 राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर इसे एक्सटेंड किया गया है एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नाउ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर डिफरेंस बहुत बार बता चुका हूं, कहेंगे तो दोबारा भी बता दूंगा, बट यहां पर जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा। चलिए, पीआईबी के अंदर न्यूज थी कि जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड आपकी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। इट इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेट लेवल वेबिनार्स इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज 10 मई से लेके 28 मई तक। 10th ऑफ मई को ये शुरू हुआ है और 28 मई तक ये चलने वाला है, ताकि एमएसपी फॉर एमएफपी, आपका एमएसपी फॉर एमएफपी क्या है बताइए मुझे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ध्यान रखिएगा एमएसपी फॉर एमएफपी के लिए ये जो पूरा 28 मई तक का वेबिनार जो है चलाया जा रहा है, ताकि एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम का साथ ही साथ वन धन योजना का पूरी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छे से किया जा सके। तो दो चीजें, एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम का और वन धन योजना का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश के अंदर सही तरीके से किया जा सके। और आप जानते हैं ट्राइफेड जो है पिछले साल लबासना भी गया था, ऐसे टाइम टू टाइम वेरियस आईटीज आईएम्स के साथ, वेरियस मंत्रालयों के साथ, इवन फॉरेन कंट्री के अंदर भी इस तरीके से वेबिनार जो है वो करता रहता है, लाइजनिंग करता रहता है, कोलैबोरेशन करता रहता है, ताकि जो यहाँ पर ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? तो यस, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है फाइनेंशियल तौर पर। सेंट्रल सेक्टर में मैंने आपको बताया कि पूरा सेक्टर ही सेंटर का होता है, इसी वजह से 100% जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर की तरफ से होता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सेंटर और स्टेट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अभी पहली स्टेटमेंट पे आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो इसके अंदर नोडल मिनिस्ट्री होने वाली है। तो जो ट्राइफेड है वैसे भी एमओटीए के अंदर ही आता है, तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। नाउ क्या यहां पे इस स्कीम को शेड्यूल एरिया में 8 राज्यों के शेड्यूल एरिया के अंदर लेके आया गया? तो देखिए, पहले जो था ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता था कि पहले जो स्कीम थी 8 राज्यों के शेड्यूल एरिया तक ही सीमित थी, वहीं तक की लिमिटेड थी, लेकिन अभी इसे लेकर आया गया, इवन फर्दर एक्सटेंड किया गया और यहां पर इसको पूरी कंट्री के अंदर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर एक्सटेंड करा गया है। ठीक है, तो यहां पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द स्कीम वाज एक्सटेंडेड ओनली टू शेड्यूल एरियाज एट द अर्लियर टाइम, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया सभी राज्यों और यूटीज केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। ठीक है, तो 12 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसके लिए एमएसपी को फिक्स किया जाता है इसके अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि ब्लैक फंगस को लेकर है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफन कॉल्ड ब्लैक फंगस। किसको कहा जाता है ब्लैक फंगस? क्या एस्परोकिलोसिस को कहा जाता है, कैंडिडियासिस को कहा जाता है, माइकोटोमा को कहा जाता है, या फिर म्यूकोरोमाइकोसिस को कहा जाता है? बताइए। पीआईबी के अंदर अगेन इसको मेंशन किया गया था, वहीं से ही न्यूज को लेकर बनाया गया क्वेश्चन, सोचिए। चलिए, तो पीआईबी के अंदर न्यूज थी गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे स्टेप्स ले रही है ताकि एम्फोटेरिसिन बी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करा जा सके, ताकि ये
म्यूकोरमाइकोसिस को फाइट कर सके, जिसको कि ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी ये म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे काफी सारी ड्रग्स जो है वो बताई जा रही है यहाँ पर रोगियों को लेने के लिए। पेशेंट्स जो है कोविड-19 टाइम पे काफी हैवी स्टेरॉइड भी ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि कोविड-19 के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको काउंटर किया जा सके। उसके चलते भी एक साइड इफेक्ट के तौर पे म्यूकोरमाइकोसिस का जो इशू है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मैं आपकी नॉलेज के लिए भी इसे बता देता हूं, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। हु आर एट द रिस्क, डायबिटिक मोस्ट वल्नरेबल एज फंगस फीड्स ऑन द शुगर। यहाँ पे जो लोग डायबिटिक हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो फंगस है ब्लैक फंगस, ये शुगर के ऊपर फीड करती है। तो शुगर जो है उनके लिए खुराक के तौर पे काम करता है। जो लोग कोविड-19 के टाइम पे हैवी स्टेरॉइड ले रहे हैं ट्रीटमेंट के तौर पे, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट्स केप्ट ऑन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, जो लोग ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेशेंट्स को जरूरत है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसके सिम्टम्स क्या है, फेशियल पेन होने लगता है, फ्रेश ऑनसेट ऑफ हेडेक, पोस्ट कोविड हेडेक होने शुरू हो जाते हैं, नेजल और साइनस कंजेशन जो है वो देखने को मिलती है, आई जो आपकी आंखें होती है उसमें दर्द होने लगता है, लॉस ऑफ विजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स जो है डॉक्टर्स काफी सारे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये तो बात सही है, लेकिन उनको इस चीज को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, फिर सोच समझ के स्टेरॉइड जो है वो बताने चाहिए। अदरवाइज म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक नई ही प्रॉब्लम जो है पेशेंट के लिए क्रिएट हो जाएगी। एक तो जो इंडिविजुअल है पहले ही कोविड-19 से सफर कर रहा है, उसके बाद ये प्रॉब्लम जब आ जाएगी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस के बारे में भी पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया था, जो इन्फोग्राफिक है वो भी मैंने आपको दे दिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 50 डेज रिवीजन सीरीज है इसके बारे में जान लेते हैं। सो अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं अभी कि स्टैटिक पोर्शन उनका कंप्लीट नहीं है, देखिए अगर आपका स्टैटिक पोर्शन आपने अच्छे से कवर किया है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। बट अगर आपको लगता है कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपने अच्छे से कवर नहीं किया है, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है आपने ज्यादा अच्छे से कवर किए, उसकी वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, इंडियन पॉलिटी को कवर नहीं कर पाए, आप स्पेक्ट्रम को कवर नहीं कर पाए, आप शंकर आयस की जो एनवायरमेंट है उसको कवर नहीं कर पाए, इसी तरीके से रमेश सिंह को नहीं कवर कर पाए, तो इकोनॉमिक्स से लेके इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एनसीईआरटी से अगर आपका मिस हो गया है देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। तो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन के अंदर 50 डेज के अंदर जितना ह्यूमनली पॉसिबल है जो आप कवर कर सकते हैं मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर, वो यहाँ पर आपको लेक्चर्स जो है वो दिए गए। मिनिमम पॉसिबल टाइम में शॉर्ट लेक्चर्स के थ्रू आपको सिलेबस जो है वो कवर करा के यहाँ पर दिया गया। इसके अंदर आप चाहें तो एक पीडीएफ जो है वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और अदरवाइज netmock.com पर डायरेक्टली जाकर भी आप जो पीडीएफ है उसको देख सकते हो। उसमें डे वाइज आपको बताया है कि डे 1 में क्या कवर कराया जाएगा, डे 2 में, डे 3 में, ऐसे सो ऑन अप टू डे 50 के अंदर। आप चाहें तो एक दिन के अंदर 2 दिन को भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज द लेक्चर्स आर ऑलरेडी पोस्टेड देयर। लेक्चर जो है ऑलरेडी वहां पर डाल दिए गए, बट रेस्ट एश्योर्ड कि 50 डेज के अंदर जितनी चीज कवर करी जा सकती है यूपीएससी को लेकर वो यहां पर आपकी कराई गई है कंसर्निंग ऑल द स्टैटिक सब्जेक्ट। सभी स्टैटिक सब्जेक्ट को लेकर जितना यहां पर ह्यूमनली पॉसिबल कवर कराया जा सकता है वो कराया गया, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के अंदर, एग्जाम को क्रैक करने की, स्टैटिक पोर्शन के अंदर अच्छा स्कोर करने की, वो आप यहां पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर द 200 डेज का जो कोर्स है या फिर 500 डेज का कोर्स है। तो इन दोनों में से किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर दोनों ही कोर्सेज के अंदर एनसीईआरटी से लेकर आपके जो एडवांस बुक्स होती है उसमें से आपको एमसीक्यूज के लेक्चर भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ क्लास लेक्चर भी मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों को जब आप करते हैं क्लास लेक्चर को और एमसीक्यू लेक्चर्स को, तो जो आपकी तैयारी होती है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी अच्छे से हो जाती है। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज को सोल्व करना शुरू करते हैं एक अच्छे से आपकी तैयारी होती है कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करना है, जिसमें प्रीलिम्स के अंदर आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव होता चला जाता है। देयरफॉर ये जो स्ट्रेटेजी है यूज किया गया है, जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ क्लास लेक्चर नहीं है, एमसीक्यूज लेक्चर को भी अलग से कवर किया गया, सो दैट डे वाइज आप तैयारी कर सके, शेड्यूल आपको बनाने की जरूरत ना पड़े। आप यहां पे जैसे ही डे आपका अपलोड होता है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसके अंदर दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, इवन मेंस के जो आंसर्स है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है मुकुर्ती नेशनल पार्क को लेकर। पूछा गया है इस नेशनल पार्क को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हो सकता है। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के ऊपर ये लोकेट करती है। एंड द मेन रीजन बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल पार्क इन द प्लेस वाज टू प्रोटेक्ट द नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर नेशनल पार्क जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया। द हिंदू से बनाया गया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। इकोलॉजिकल सेंसिटिव कॉरिडोर एडजॉइनिंग मुकुर्ती नेशनल पार्क अंडर थ्रेट, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसकी न्यूज आ रही थी यहां से, इसी वजह से ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो न्यूज में थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है यस इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें सो इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न घाट साइड, रादर
आपके जो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट माउंटेन वाला रीजन है वहां पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु या फिर वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के अंदर ये लोकेट करता है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। द मेन रीजन बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दिस नेशनल पार्क, ताकि हम नीलगिरी तैर को प्रोटेक्ट कर सके। तो यस, यहां पर जो आपकी स्पीसीज है नीलगिरी तैर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही नेशनल पार्क को बनाया गया है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, लोकेशन जो मैं आपको एक बार मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं। ऑन द वेस्टर्न घाट वाली साइड ये एग्जिस्ट करता है, ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु। चलिए चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि वॉयेजर द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट को लेकर पूछा गया है। इसको लॉन्च किया गया था किस एजेंसी के द्वारा? तो यहाँ पे नासा है, ईएससी है, रोस्कोस्मोस है, CNES है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। अगेन न्यूज़पेपर से इसे बनाया गया है, सोचिए। चलिए, नासा का वॉयेजर 1 जो है, इसने अभी सोलर सिस्टम के बियॉन्ड इंटरस्टेलर प्लाज्मा जो है, इंटरस्टेलर प्लाज्मा जो है, इसके कुछ आप कह सकते हैं कि फेंट कुछ इसको डिटेक्ट किया है, और परसिस्टेंट हमिंग जो है इंटरस्टेलर प्लाज्मा की, उसको यहां पर डिटेक्ट किया है। तो ये भेजा किसके द्वारा गया था? नासा के द्वारा भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंट हमिंग ऑफ इंटरस्टेलर प्लाज्मा जो यहां पर डिटेक्ट करी गई, काफी फेंट हमिंग को डिटेक्ट किया गया, काफी फेंट साउंड को डिटेक्ट किया गया, उसकी वजह से ये न्यूज में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, वॉयेजर 1 एक स्पेस प्रोब है दैट वाज लॉन्च्ड बाय नासा, और ये भेजा गया था सितंबर 5, 1977 के अंदर। जो इनका पूरा अमेरिका का जो पूरा वॉयेजर प्रोग्राम है, उसके अंदर इसे भेजा गया था, ताकि सोलर सिस्टम के बाहर की जो जगह है, आउटर सोलर सिस्टम जो है, उसको स्टडी किया जा सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अल अक्सा मॉस्क को लेकर पूछा गया, ये कहां पर लोकेट करती है? सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? काफी न्यूज में थी। क्या ये तेहरान में है, रियाद में है, दुबई में है, जेरूसलम में है? बताएं। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया है, लेट्स सी आप लोग आंसर कर पाते हैं या नहीं। चलिए, तो इजरायली फोर्सेस जो हैं, उन्होंने अल अक्सा कंपाउंड के अंदर एंटर किया था, जेरूसलम के अंदर ये लोकेट करती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, न्यूज जो है न्यूज़पेपर में आपने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ी होगी। It is located in the old city of Jerusalem. It is the third holiest site in Islam. Mosque जो है, it was built on the top of Temple Mount. ठीक है, known as the Al Aqsa Compound, या फिर इसे कहा जाता है हरमैश शरीफ इन इस्लाम। मुस्लिम बिलीव करते हैं कि मोहम्मद जो है, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया था फ्रॉम द ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का टू द अल अक्सा ड्यूरिंग द नाइट जर्नी। और यहां पर जो अभी इजरायली फोर्सेस जो हैं, इसके कंपाउंड में एंटर कर गए थे, इसी वजह से ये न्यूज में था। लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि इकोनॉमी को लेकर पूछा गया। शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इसको लेकर आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ कंडीशन वेयर द क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्वांटिटी जो डिमांड करी गई है, वो सप्लाई करने से ज्यादा होती है मार्केट प्लेस के अंदर। पॉसिबल है। देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज के 3 कॉज हो सकते हैं, या तो डिमांड ज्यादा है, या सप्लाई कम है, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। बताइए, बिल्कुल कॉमन सेंस को यूज करिएगा, इसका आंसर कर पाएंगे। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया था, हिंदू से, सोचिए। चलिए, आजकल आप देख रहे होंगे, वैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करें, मेडिसिन जो है, कोविड की वजह से मेडिसिन जो है अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या तो एक्चुअल मेडिसिन जो ओरिजिनल मेडिसिन है वो भी अवेलेबल नहीं है, और कई बार तो उसके जो ऑल्टरनेटिव जिनका सोल्ट बिल्कुल सेम होता है, वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या फिर ऑक्सीमीटर्स हैं, वो पहले बिल्कुल धड़ल्ले से बिकते थे, अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखिए, फ्लिपकार्ट पे देखिए। लेकिन अभी जो है, जो ओरिजिनल ऑक्सीमीटर्स हैं, जो अच्छी कंपनी के ऑक्सीमीटर्स हैं, दे आर ऑलरेडी सोल्ड आउट, और अभी जो आपको लोकल टाइप के जो ऑक्सीमीटर्स होंगे, वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सो इट्स अ कंडीशन जहां पे क्या होता है, जहां पे डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, मान लीजिए मेडिसिन जो है वो ज्यादा डिमांड करी जा रही है, लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब डिमांड 100 टैबलेट्स की है लेकिन सप्लाई 50 की है, तो शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? डिमांड ज्यादा होगी या ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि अभी कोविड के केस में देखने को मिल रहा है कि मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई एकदम से। ठीक है, तो क्या होगा, सप्लाई तो उतनी ही थी, अब उसे धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, तो इस वजह से शॉर्टेज होती है। या फिर डिमांड जो आपकी उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई किसी भी रीजन की वजह से, तो भी यहाँ पे शॉर्टेज लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। या फिर गवर्नमेंट किसी चीज में इंटरवीन करती है, तो वहां पर भी शॉर्टेज लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट्स के ठीक होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैप का क्वेश्चन है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, वहां पर भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में था, इसी वजह से मैंने आपको इसके बारे में बताया। एंड ये जो ग्राफ्स हैं आपको एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिल जाएंगे।
आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैप रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताएं कौन सा करेक्टली मैच करता है इसके अंदर से। ठीक है, पहला है सिबांग पोर्ट इंडोनेशिया में है, चेंगी पोर्ट चाइना के अंदर है, डुकम पोर्ट ओमान में है, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपको बताना था इनकरेक्टली मैच करता है, तो ध्यान रखिएगा आपको इनकरेक्टली बताना है, करेक्टली नहीं बताना है। अगर यहां पर मिसमैच हो जाएगा तो फिर -2 आपको देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट मैं हटा देता हूं नीचे से, सोचिए इसके बारे में, टाइम लीजिए, बताएं इनकरेक्ट कौन सा होगा इसमें से। चलिए, तो यहाँ पे इनकरेक्टली आपको जो मैच था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, वही आपको सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पे सेबांग पोर्ट क्या इंडोनेशिया में है, तो यस सेबांग पोर्ट आपका इंडोनेशिया में, अभी आपको मैप के ऊपर दिखाने वाला हूं। दुकुम पोर्ट आपका ओमान में है, बिल्कुल ठीक है। चैंगी पोर्ट जो है वो आपका चाइना में नहीं है, नाम से लग सकता है चैंग, जो आपको यूजुअली सुनने को मिलता है चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, बट इट इज इन सिंगापुर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी विल बी द इनकरेक्ट वन, हेंस सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आइए, आपका यहाँ पे चैंगी जो है सिंगापुर में आप देख रहे होंगे, सबांग भी ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन आपका ऊपर जो ये पूरा एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तौर पे बनाया गया है, और डुकम पोर्ट आपको यहाँ पे ओमान में दिख रहा होगा, चाबार आपका ईरान में है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे नीचे अजम्पशन है सेशल्स के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा, सबांग नीचे इंडोनेशिया में है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक्टिव रिविजन करना काफी जरूरी है अगर आप इस पूरे कॉन्टेंट को लंबे समय तक के लिए याद रखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पढ़ते बहुत सारी चीजें, लेकिन एग्जाम तक जाते जाते काफी सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिविजन्स नहीं करते हैं। जल्दी से यहाँ पे रिवाइज करेंगे, और रिवीजन करने का तरीका जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है, जितनी भी चीजें मैंने इसको लेकर बताई हैं वो सारी रिकॉल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा देखने के लिए कि क्या आप उसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो नाम दिया गया था वो कौन से प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम बताइएगा जिनके द्वारा दिया गया था। मई 11 1998 को हमने पोखरान एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है मई 11 1999 से। और यहाँ पे जो करेक्ट नाम है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का वो है अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। ईडा के बारे में डिस्कशन हुआ था, इसका हेड ऑफिस कहां पर है जल्दी से बताएं। इट्स अ मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड भी मिला है, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1987 का है, उसकी तौर पे इसे बनाया गया था। तो महारत्न कंपनी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका हेड ऑफिस जो था वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखिएगा। MNRE के अंदर आती है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जल्दी से मुझे बताएं ये किस तरीके की बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जल्दी से बताएं। यहाँ पे ओपिनियन जो है दूसरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को दिया जाता है, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2003 के अंदर, और साथ ही साथ 2009 के अंदर ये फुल्ली फंक्शनल हो गई थी। ठीक है, इट्स रोल इज टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस, जहां पे भी कंपटीशन को कम किया जाता है, ऐसी प्रैक्टिस को दूर करना है, मोनोपोली क्रिएट नहीं करने दी जाती इसके द्वारा। और यहाँ पे कमीशन के पास एडवाइजरी पावर भी है, एडवाइजरी बॉडी है, और ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी का डिफरेंस जो है वो भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था MSP फॉर MFP स्कीम, कौन लेकर आ रहा है जल्दी से बताएं, मंत्रालय का नाम भी बताइएगा। ये जो है अभी एक्सटेंड करी गई है सभी राज्यों और यूटीज के अंदर। यहाँ पर 12 MFP जो है उसके MSP को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर का डिफरेंस आपको पता है। एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 मई से 28 मई तक जो पूरा वेबिनार है उसके थ्रू वंदन योजना MSP फॉर MFP स्कीम जो है इसको पूरे देश तक पहुंचाया जाए। इसके बाद हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ था ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस किस किस एरिया में देखने को मिल रहा है, जिसको कि म्यूक्रोमाइकोसिस जो है वो भी कहा जाता है, किन किन एरियाज के अंदर कोविड-19 पेशेंट में है क्या नहीं है, यस और नो, ये बताएगा। देखिए जहां पर भी स्टेरॉइड को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है वहां पर कुछ केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ जिन लोगों को डायबिटीज है वहां पर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि पेशेंट्स ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को ले रहे हैं वहां पर ऐसे केसेस को देखने को मिल रहा है। नाउ स्टैटिक पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए इफ इट इज स्ट्रॉन्ग देन यू डोंट नीड इट, अपने स्टैटिक पोर्शन के जो आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उसी को स्टडी करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर स्कोर ज्यादा नहीं कर पा रहे, मॉक टेस्ट करें वहां पर भी स्कोर ज्यादा नहीं आ रहे, 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है, नाउ दिस काइंड ऑफ सीरीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी ड्यूरिंग आवर टाइम, लेकिन यहां पर कोशिश मैंने यही करी है कि जो चीजें उस टाइम पर मिसिंग थी वो आप लोगों को प्रोवाइड करी जाए। लेकिन दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है देन आप उसी के साथ स्टिक करें। लेकिन अगर आपका स्टैटिक पोर्शन आपको लगता है कि वीक है देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस, और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स सर्टेनली यू शुड गो फॉर दिस, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। देन डिस्कशन हमारा हुआ था मुकुर्ती नेशनल पार्क को लेकर। मुकुर्ती नेशनल पार्क क्या एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं, यस और नो, ये बताइएगा। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स के अंदर लोकेट करती है, तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आपको मिल जाएगी। मेन रीजन था नीलगिरी तहर को बचाना, एंड यस इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, आई होप आप काफी सारी चीजों को रिकॉल कर रहे होंगे यहाँ पर।
देन क्वेश्चन नंबर 7 में वॉयेजर 1 किसके द्वारा भेजा गया था? आउटर सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए वॉयेजर द फर्स्ट जो है नासा के द्वारा लेकर आया गया था। ये ध्यान रखिएगा, नासा वॉयेजर 1 डिटेक्ट्स फेंट बट परसिस्टेंट हमिंग ऑफ द इंटरस्टेलर प्लाज्मा बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो अल अक्सा मॉस्क को लेकर हुआ था, और ये जो है कहां पर लोकेट करती है, किस सिटी के अंदर है? जेरूसलम के अंदर है। यहाँ पे इजरायली फोर्सेस जो है उन्होंने यहाँ पे एंटर अभी इस कंपाउंड के अंदर किया है, ठीक है। नाउ लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, थर्ड होलिएस्ट साइट ऑफ इस्लाम माना जाता है इसे, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में जाना था, जल्दी से बताएं शॉर्टेज कब होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस एरिया के अंदर कब इसमें शॉर्टेज देखनी पड़ती है? अभी मेडिसिन के केस में देखेंगे तो शॉर्टेज लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई लिमिटेड है, तब हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड उतनी ही है, तब हो जाएगी। या फिर जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इस तरीके से ग्राफ जो है एनसीईआरटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज है वहां पर इनको कैसे स्टडी करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे आने वाले टाइम में। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th को देख लेते हैं। सबांग पोर्ट कहां पर है? इंडोनेशिया। दुकम पोर्ट ओमान। चेंगी कहां पर है? चेंगी नाम से तो चाइना लगता है बट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इन सिंगापुर। ये हमारा पूरा जो सबांग है, नीचे अजम्पशन है, ऊपर चाबार है, दुकम है, चैंगी है, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए, रिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैराथन सेशन आपका मैप रिलेटेड आने वाला है, उसको अच्छे से करिएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, कोशिश करिएगा उसके अंदर ज्यादा बेटर स्कोर करने की। कट ऑफ भी मैं आपको उसके अंदर दे दूंगा। चलिए, विनर जो है विशाल सिंह, मैंने आपको बताया था कि जो लोग यहाँ पे प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका करेक्ट आंसर करेंगे वो विनर चूज किए जाएंगे। एफडीआई, एफडब्ल्यूआई, एफआई के बीच में डिफरेंस मैंने आपसे पूछा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंट्री के अंदर प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकर आई जाती है, लेकिन एफआई जो होती है आपकी शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए हॉट मनी के तौर पे इसको लेकर आया जाता है। तो विशाल सिंह आप मुझे बता दीजिएगा @prince_luthra के ऊपर या फिर netmokis@gmail.com के ऊपर कि जो पीडीएफ है जो आपने यहाँ पे जीती है वो आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो क्वेश्चन अब आपको आंसर करना है वो है A68A क्या है? अभी रिसेंटली से न्यूज में हमने देखा था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। A68A क्या है? मुझे 1 लाइन में नीचे यूट्यूब सेक्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिएगा। मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो इंडिया को कैसे डैमेज कर रही है, कमेंट करिएगा इसके ऊपर कि कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपने इस टर्म के बारे में सुना है तो आंसर करना ईजी होगा, नहीं तो अब आपको इस टर्म के बारे में पता चल जाएगा। अपने आंसर्स जो है मेंस और इंटरव्यू के आंसर्स इंटरव्यू सेक्शन के अंदर जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर सबमिट कर दीजिएगा, और जल्दी से मुझे आप अपने आंसर्स के बारे में बता दीजिए और अपने मार्क्स जो है वो बताइए कितना कितना आपने स्कोर किया है। कट ऑफ जो थी 6 की रखी गई थी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने 6 अच्छे से ज्यादा किया होगा। नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब भी आप सेकंड टाइम देखते हैं तो नोट्स अपने जरूर बनाएगा। टाइम एंड अगेन मैं आपको बताता हूं कि नोट्स का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और वो आपको लास्ट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप है जहां पर पीडीएफ इस लेक्चर की मिल जाएगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके फीडबैक है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं या फिर मुझे आप अलग से भी टेलीग्राम कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।